क्लासों में हम लोग ये चर्चा किए हुए थे कि जब भारत हमेशा तो विदेशियों द्वारा संचालित हुआ है और विदेशियों द्वारा लगातार संचालित होने के बावजूद भी यह प्राकृतिक संसाधनों की तरह भरा पूरा यह देश हुआ करता था कि लगातार विदेशी लूटते रहे, लेकिन हमारे भारत में धन संपत्ति सोने चांदी हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं। लेकिन सभी विदेशी आए, या तो वह भारत को लूट करके लेकर के चले गए अथवा भारत में, जिससे हमें कम नुकसान। लेकिन जब अंग्रेज 1757 की पलासी की लड़ाई से अपनी स्थिति को भारत में मजबूत करने की स्थिति करते हैं, 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद तो शाह आलम द्वितीय बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब सुजाउद्दौला को पराजित करते हैं और 1764 के बक्सर के युद्ध के साथ ही भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के साथ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ भारत में अपने नियम अधिनियम थोपन की सभी विदेशी भारत में आए, भारत को लूटे, या तो भारत में रह गए अथवा भारत से चले गए, लूट कर लेकर चले गए। लेकिन एक अंग्रेज ऐसे थे, अन्य विदेशी और अंग्रेजों में यही तो अंतर है कि बाकी सारे विदेशी आए, या तो लूट करके लेकर के चले गए अथवा भारतीय बन करके रह गए, लेकिन अंग्रेज ना तो रहे और ना लूट करके लेकर के चले गए, बल्कि भारत को खोखला करते करते 1757 से 1947 15 अगस्त तक लगभग 190 वर्षों तक इतना खोखला कर दिया कि आज यह प्राकृतिक संसाधनों से भरा भारत पूरी तरह से उतर गया। हालांकि इसके पहले बहुत सारी चर्चाएं कर चुका हूं, अब देश आजाद कराने की स्थिति में हूं और अब सीधे आप जानते हैं कि 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है और 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी 1945 में अमेरिका द्वारा बम गिराया जाता है जापान में और द्वितीय विश्व युद्ध का लगभग अंत हो जाता है। इसमें ब्रिटेन भले जीत रहा हो, लेकिन तबाही उसकी पूरी हो चुकी थी। अतः वह भारत में अब किसी भी स्थिति में रहने के लायक इसलिए भी नहीं था कि भारत महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट अब उस स्थिति में पहुंच चुका था कि अब भारत में रहना अंग्रेजों के लिए किसी भी हद तक सही नहीं था। अतः अंग्रेज भारत छोड़ना चाहते। इसी एवज में अब अंग्रेजों ने प्लान भी कर लिया और एक और स्थिति आ गई, जब सुख आता है कभी तो कभी कभी देखते हैं कि चारों तरफ से आता है, और दुख भी जब आता है तो अंग्रेजों के पास एक तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी जापान द्वारा खूब पिटाए हुए था, और दूसरा हमारे भारत में उसकी स्थिति हो गई थी, भारत छोड़ो आंदोलन में पूरी तरह से भारत में उसकी स्थिति लचर हो गई थी। और तीसरी स्थिति हो गई कि जो वहां की लेबर पार्टी हमेशा कहा करती थी कि जिस दिन मेरी सरकार बनेगी उस दिन मैं भारत को आजाद कर दूंगा, छोड़ दूंगा, और 1946 में वही हुआ। लेबर पार्टी की सरकार में क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने और बनते ही उन्होंने भारत को छोड़ देने की घोषणा, और इसी के तहत भारत को छोड़ देने के लिए, आजाद कर देने के लिए उन्होंने एक अपना मिशन, एक योजना, एक प्लानिंग भेजा कि भारत को किस तरह से आजाद किया जाए, और वह कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्यीय त्रिसदस्यीय होता है कैबिनेट मिशन, और भारत आकर के वह भारत को किस तरह से छोड़ा जाए, क्या प्लानिंग किया जाए आदि की व्यवस्थाएं करने लगता है। सबसे पहले कहता है कि भाई फिल्म शुरू होता है, उसके पहले आप लोग देखते हैं कि टेलर चलता है। टेलर देखने से क्या फायदा होता है, कभी कभी हम लोग जाते हैं जॉगिंग करने, एक्सरसाइज करने, तो जाते ही एकदम सीरियस नहीं लग जाते, धीरे 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 स्टार्टिंग कर करके तब गति बढ़ाते हैं। यही होता है ना। यही स्थिति वहां भी देखने को मिलती है कि अंग्रेज सोची समझी राजनीति के तहत ही हम लोगों को भी यह शासन प्रशासन चलाने को एक सिखाते हैं। और होता क्या है, 2 सितंबर 1946 को भारत में एक टेम्पोररी सरकार, अस्थायी सरकार जिसे हम कहते हैं, 2 सितंबर 1946 को अस्थायी सरकार बनवाते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, अस्थायी सरकार में प्रधानमंत्री कौन होता है? सरकार में प्रधानमंत्री होते हैं प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है? अब ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है जवाहरलाल। अब हम याद रखेंगे इस चीज को,
क्योंकि आप जानते हैं कि मोतीलाल नेहरू के लड़के थे, बहुत बड़े घराने से आते थे। अली जिन्ना से इनको थोड़ा सा हमेशा कहीं ना कहीं विरोध हुआ करता था। अली जिन्ना भी चाहता था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, और इनका भी यही प्लानिंग था कि प्रधानमंत्री बने, चाहे जो भी कारण हो। पहली बार देश के प्रधानमंत्री अंतरिम भी और परमानेंट भी प्रधानमंत्री बनने वाले कौन हुए? अब पूछता एग्जाम में कि ये अंतरिम सरकार में कौन लोगों ने किस मंत्रालय को धारण किया था, तो बता दीजिए कि रक्षा मंत्री कौन बना था। देखिए अब सेटिंग याद रखिए, रक्षा वाला रक्षा कौन कर सकेगा? जिसके पास बल हो। रक्षा वही कर सकेगा जिसके पास, और तो अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन बने थे? बलदेव सिंह। अगला बोलिए, शिक्षा मंत्री कौन बने थे? राजगोपालाचारी। बताइए, जिसके पास कुछ आचार विचार संस्कार हो वही तो शिक्षा दे सकता है। इसलिए शिक्षा मंत्री कौन बने थे? राजगोपालाचारी। अगला क्या है? कृषि मंत्री। हमारे यहाँ के सबसे पहले का राष्ट्रपति जो बने थे वो क्या बने? क्या बने थे? खाद्य और कृषि मंत्री। कृषि एवं खाद्य मंत्री किसे बनाया गया था? और अगला रेल मंत्री। रेल मंत्री किसे बनाया गया था? आशा पले। ये बताइए कि कांग्रेस में सब लोगों को ये बड़ा बड़ा पोस्ट मिल रहा था। अब कांग्रेस में थे अगर ये आसफ अली, और इनको अगर कुछ नहीं बनाया जाता तो आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में टूट पड़ती कि नहीं, और ज्यादा परेशानी होती कि नहीं। और तो इनको क्या बना दिया गया था? आसफ अली खान को रेल मंत्री बना दिया गया। बात जो भी हो, देखिए 1946 में ये भले ही अंतरिम सरकार बन गया हो, जैसे ही कैबिनेट मिशन ने अब कहा, कैबिनेट मिशन ने जैसे ही अपना प्लानिंग किया कि भाई संविधान, भारत में एक संविधान बनेगा ना, एक नियम, किस नियम कानून से चलेगा भारत, इसका जो प्लानिंग किया, 296 देशी रियासतों ने उसमें भाग लिया, और 296 देशी रियासतों में 205 पर कांग्रेस की जीत हो गई। अतः मुस्लिम लीग के नेता जिसको मात्र 73 सीट मिले हुए थे, वह बौखला गए। इसलिए कि भारत में भारत जो है हिंदू बहुल देश है, और हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। 296 पर चुनाव हुआ और 205 पर कांग्रेस क्या हुई? जीत हासिल कर ली। 296 पर चुनाव हुआ, 205 किसको मिल गया? कांग्रेस को मिल गया। अब बताइए कि 273 को मात्र किसको मिला था? मुस्लिम लीग को मिला था। अब समस्या यह हो गई कि भाई मुस्लिम यहाँ अल्पसंख्यक हो रही है, और हम अब किसी भी हालत में भारत में नहीं रहेंगे, और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इसका विरोध करने लगा। कौन सा दिवस मनाइए? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में इसे जाना जाता है। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यह है कि हम कोई भी कार्य करने नहीं देंगे, हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, हम सरकार का कोई भी बात नहीं मानेंगे। और एक तरफ जहां कैबिनेट मिशन देश छोड़ने की बात कह रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब भारत में एक नारा लग रहा है कि पहले बांटो और तब। मुस्लिम लीग का अब नारा हो गया कि पहले बांटो और तब। और अब स्थिति यह आई है कि जिस महात्मा गांधी ने कहा था कि देश का बंटवारा मेरे लाशों पर होगा, जब वह देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम हिंदुओं पर ऐसे एक दूसरे पर बड़े हुए हैं, इतनी सारी लाशें बिछ रही है बिहार, नोआखली, संयुक्त प्रांत, गुजरात आदि क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिमों पर और मुस्लिम हिंदुओं पर एक दूसरे पर इतने ज्यादा, क्या आपने फिल्म गद्दर देखा होगा कि उससे ज्यादा भयंकर घटना उस तत्कालिक समय में होता है। और यह अब न चाह करके भी गांधी जी को स्वीकार करना पड़ा कि अब देश को मौन रह करके ही इसे अलग रहने देना जरूरी है। और धीरे से देश आजादी की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर गांधी जी भी अब देखते हैं कि अब देश को इकट्ठा रखना संभव नहीं है। देश आजाद होता है 14 अगस्त 1947 को। देश आजाद होने के एक दिन पहले 2 भागों में टूटता है। जैसे ही 14 अगस्त 1947 को
यह देश दो भागों भारत और पाकिस्तान में टूटता है। ये यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या होती है। सीआर फार्मूला के तहत अलग हुआ था। सीआर फार्मूला में भाई बताया गया था कि भाई यह क्षेत्र वह क्षेत्र ऐसे यहाँ से ले लीजिए, ये कर लीजिए। उसी में एक हुआ था कि भाई जब अगस्त में यहाँ पर जो अलग हो रहा है पाकिस्तान, तो उसको क्या किया जाए पाकिस्तान को कि इतना दिन का टैक्स वगैरह जो है, जो इनकम है, कम से कम 5-6 करोड़ रुपया हुआ करता था, लगभग 6 करोड़ के आसपास, वह पैसा दे दिया जाए किसको? पाकिस्तान को। और यही पाकिस्तान को देने की हिमायत कौन किए थे? वकालत किए थे महात्मा गांधी। और यही पैसा जो देने की जो बात महात्मा गांधी ने कही थी, नाथूराम गोडसे को यह लगा था कि यह शायद मुस्लिमों के ज्यादा पक्षधर हो गए, और नाथूराम गोडसे ने प्लानिंग किया और अब महात्मा गांधी को यहीं पर हटा देने की, समाप्त कर देने की शायद प्रण ली, और सीधे जाकर के गोली ठोक दिया। जिस नाथूराम गोडसे ने कोई एक आंदोलन कभी नहीं किया, देश के लिए कभी जेल नहीं गया, वह व्यक्ति जिसका नाम स्वतंत्रता आजादी की लड़ाई में कहीं नहीं है, वह 5 करोड़ 6 करोड़ रुपया पाकिस्तान को देने पर गांधी जी से इतना रुष्ट हो जाता है कि अब कहता है कि अब मुस्लिमों के बहुत बड़े पक्षधर बने हुए हैं, मैं इन्हीं को समाप्त कर देता। जिस महात्मा गांधी ने अपने जीवन का सारा समय भारत की आजादी में लगा दिया था, इतने बड़े जगह लंदन में 1883 में पढ़ने जाने के बाद, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन जीतने के बाद, और यहाँ आकर के वह 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं और लगातार आंदोलन में रहते हैं। अरे इतने आंदोलन करने के साथ साथ जब जेल में रहते हैं तो उनकी पत्नी, उनके निजी सचिव सब मर जाते हैं, और अंततः स्थिति 1944 में जब निकलते हैं तो देखते हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम हिंदू एक दूसरे पर बरस रहे हैं। और यह कौन सा देश आजाद हो रहा है इतिहास में कि कोई, या एक तरफ से खुशी मिल रही है कि देश अंग्रेज छोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ से गम हो रहा है कि अब हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम हिंदुओं को एक दूसरे पर इतनी बार कर रहे हैं कि वो फिल्मों में भी शायद देखने को कम ही मिला होगा। इस तरह से महात्मा गांधी मौन रूप से देश बंटवारे में सहयोगी हो जाते हैं और देश बंटवारा करते हैं। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को इसलिए ही केवल कर देता है कि इतने सारे पैसे पाकिस्तान को दे रहे हैं, पाकिस्तान के हिमायती बने हुए हैं, अतः इनको हटा देना ही जरूरी है। और 30 जनवरी 1948 की शाम को जैसे ही वह मंदिर से निकल रहे होते हैं, कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे ने इतनी नजदीक से गोलियां मारी कि अंतिम शहीद और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ यह व्यक्ति बिना कुछ किए जिंदगी भर और हमेशा हमेशा के लिए नाथूराम गोडसे अमर हो गया, और यह देश आजाद हो जाता है।